नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के बितान भाग 2 से जूझ पाठ को पढ़ेंगे। इसकी रचना आनंद यादव ने की है। पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। आनंद यादव का जन्म सन 1935 ईस्वी में कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आनंद यादव की अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिनमें कविता संग्रह, समालोचना, निबंध आदि है। इनको जूझ रचना पर सन 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा के लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आहट सुनी जा सकती है। पाठ की शुरुआत आनंदा से होती है। आनंदा के परिवार में उसकी माँ और उसके दादा रहते थे। दादा मतलब क्या, वो पिता को दादा बोलते हैं। तो उसके माँ और उसके दादा रहते थे। आनंदा अपने दादा से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी थे। उसके पिता जो थे वो सारा दिन गांव में घूमते रहते थे और रखमाबाई के कोठे में भी जाते थे। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे। इसी कारण से वे आनंदा को स्कूल भी नहीं भेजना चाहते थे। ठीक उसकी दूसरी तरफ आनंदा की जो माँ है वो चाहती थी कि उनका बेटा वो 7वीं कक्षा तक जरूर पढ़े, लेकिन दादा के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ता जी की सोची कि उनसे ये बात उसके पिता को बुलवाया जाए कि वो उनको समझाए कि आनंदा को स्कूल जाने भेजे, क्योंकि एक दत्ता जी ही थे जो वे उसे स्कूल जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। दत्ता जी राव देसाई गांव के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेजना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिखकर एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि अभी वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना ज़्यादा महत्व है। जब दादा उनके पास गए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वो पढ़ा सकने में असमर्थ है, वो नहीं पढ़ा सकता, उसे स्कूल नहीं भेज सकता, तो वे खुद ही आनंदा को स्कूल भेज देंगे। दत्ता जी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उत्तम श्रेणी का उनका व्यवहार था। फिर आनंदा जब पहली बार स्कूल गया तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे 5वीं में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले यह कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उसमें वो फेल हो गया था। चौहान नामक लड़के ने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया, जिसके कारण आनंदा का मन बहुत ही दुखी हो गया। तो पहले दिन उसने सोचा कि वो अब स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो स्कूल जरूर जाएगा, क्योंकि वो बचपन से ही मुश्किलों का सामना करते आया है। बसंत पाटिल नाम का एक होशियार लड़का आनंदा का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। आनंदा बसंता को देखकर पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और अखबारी कागज के कवर भी अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी। उसे फिर स्कूल जाने में बहुत अब मज़ा आने लगा, बहुत उसे आनंद आने लगा। मंत्री नामक एक शिक्षक वो बीच में कक्षा में आते हैं। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। वो क्या करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही
लड़का हुक भरने लगता है। तो इससे क्या, लड़कों के मन में जो है उनकी दहशत बैठी हुई थी, जिसके कारण उधम करने वाले जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो उनको अब मौका नहीं मिलता, तो वो भी अब डर से रहने लगे और पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर जो थे वो वो बच्चों को क्या पढ़ाते थे, वो बच्चों को गणित पढ़ाते थे। तो अब जो है सभी लड़के जो है अब मंत्री मास्टर के डर से घर से ही पढ़ाई करके आने लग गए। आनंदा के स्कूल में जो है श्री सोनलगेकर नामक एक मराठी अध्यापक हैं। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते हैं। सुनने वाले भी मुग्ध होकर सुनते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी थी। आनंदा को उसमें बहुत मजा आने लगा। वो उनकी कविता इतनी आनंदा को अच्छी लगती थी कि जब वो स्कूल के बाद खेत में काम करता था तो हर समय उन्हें गुनगुनाने लगता था, जिसके कारण कविता में आनंदा की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज पेंसिल नहीं होती थी तो वो लकड़ी के टुकड़े से ही भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या फिर पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। तो श्री सोनलगेकर जी भी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लगे और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर आनंदा खुद भी कविता लिखने लगा और उसे अपनी गुरुजी को दिखाता भी था, जिससे कविता में जो भी कमी है वे उन्हें ठीक कर सके। तो इसी कारण आनंदा श्री सोनलगेकर जी के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए था। तो कभी कभी क्या होता था, कविता रविवार को दिन लिख लेता था, तो यदि वो सोमवार को इंतजार नहीं कर पाता था तो रात को ही वो मास्टर जी के घर जाकर उनको कविता दिखा देता था। तो इस तरह से आनंदा की जो मराठी भाषा थी उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आ गया। अब वो अलंकार, छंद, लय आदि सब में सूक्ष्मता को अच्छी तरह से समझने लग गया था। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत जो है वो हमेशा बजता ही रहता था। तो इस तरह से इस कहानी में हम ये देखते हैं कि लेखक पूरे कहानी में जो है संघर्षों से ही जूझता रहा, इसलिए जूझ कहानी का नाम रखा गया है। इसमें कथानायक जीवन भर विपरीत परिस्थितियों से ही जूझता रहा है। पिता के कड़क व रूखे स्वभाव के कारण वो स्कूल जाने में असमर्थ था, लेकिन उसने अपनी माँ के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई जिसके कारण वो स्कूल भी गया और एक शिक्षित व्यक्ति भी बना। उसने जीवन के संघर्ष में अपना कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोया। तो जूझ मतलब जिसका मतलब होता है संघर्ष करना है, वो नायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, उसको दर्शाता है। इसमें आनंदा ने अपने जीवन में संघर्षों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और उसका एक ही लक्ष्य था, बड़े होकर एक शिक्षित प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना, जो उसने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी कर दिखाया। अतः जो जूझ शीर्षक है वो ये इस कहानी को सार्थक करता है। धन्यवाद।